बच्चों ये है हमारा लेक्चर 220 और हम कर रहे हैं साइंस में आपका चैप्टर 15 अवर इन्वायरमेंट। सो ये एकदम लास्ट चैप्टर्स में आपके और एकदम इजी चैप्टर है। ये में भी नाम सुन के ही आपको आइडिया आ गया कि बहुत इजी चैप्टर है। सो वी आर कवरिंग दिस चैप्टर फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली, योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो पेज नंबर है आपका 256। सो आपने इन्वायरमेंट वर्ड सुना होगा टीवी में, न्यूज़पेपर्स में लोगों द्वारा। हमारे बड़े भी कहते थे कि आज का इन्वायरमेंट वैसा नहीं है जैसे पहले होता था। कुछ कहते हैं कि भाई हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करते हैं। सो इन्वायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए बहुत सारी ग्लोबल समिट्स भी होती है जिसमें बड़े बड़े नेता मिलते हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि किस तरह से इन्वायरमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एंड कैसे हम कैसे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि किस तरह से अलग अलग मटेरियल्स साइकिल होते हैं एनवायरनमेंट में, अलग अलग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में। इन साइकिल्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर, वो सारे चेंज होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। हम अभी देखेंगे कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट करते हैं इन साइकिल्स को। क्या होता है जब आप वेस्ट को ऐड करते हो एनवायरनमेंट में? व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड अवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट? सो डेली एक्टिविटीज में हम बहुत ज़्यादा मटेरियल जनरेट करते हैं जो फेंका जाता है। और ये कौन से वेस्ट मटेरियल्स हैं, इनके जब हम फेंक देते हैं तो क्या होता है, तो हमें एक्टिविटी करनी है इनके आंसर्स जानने के लिए। सो एक्टिविटी 15.1, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करो अपने घरों से। सो जो भी घर का वेस्ट मटेरियल हो, जैसे खाना हुआ, वेस्ट खाना, वेजिटेबल पील्स, चाय पत्ती, मिल्क के पैकेट्स, कार्टन्स, वेस्ट पेपर, मेडिसिन बॉटल्स एम्प्टी, पुराने कपड़े, टूटे हुए शूज़। सो इन सारे मटेरियल्स को अपने स्कूल गार्डन के खड्डे में खोद दो, और अगर कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आप उसको एक पुरानी बकेट या पुराने फ्लावर पॉट में डाल दो और उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर तक सॉइल डाल दो। तो इन मटेरियल्स को मॉइस्ट रखना है और इनको 15 दिन तक देखते रहना है। तो क्या ये अनचेंज रहे? क्या इन्होंने चेंज कर लिया? कौन जल्दी बदला? ठीक है। सो हमने देखो अलग अलग तरह की चीज़ें अंदर रखती, मतलब डाल दी मिट्टी के अंदर। सो कौन डिग्रेड हुई, कौन डिग्रेड नहीं हुई। पेज नंबर 257 पे तो आपने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में देखा था कि जो खाना हम खाते हैं वो बहुत सारे एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि यही एंजाइम क्यों हर चीज़ को क्यों ब्रेक नहीं करते जो हम खाते हैं? सो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स एकदम पर्टिकुलर होते हैं अपने एक्शन में, और स्पेसिफिक एंजाइम्स चाहिए होते हैं जो ब्रेक डाउन करे पर्टिकुलर सब्सटेंस को। दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। ठीक है, ऑब्वियसली कोल पे एंजाइम एक्ट नहीं करेगा और आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। सो इसी वजह से बहुत सारे ह्यूमन मेड मटेरियल्स हैं जैसे कि प्लास्टिक्स, वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे बैक्टीरिया की मदद से या सेप्रोफाइट्स की मदद से। ठीक है, बहुत ही ह्यूमन मेड मटेरियल हैं जैसे कि प्लास्टिक्स, वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे। ठीक है। सो ये मटेरियल्स जैसे कि हीट हो, प्रेशर हो, उनकी वजह से, मतलब वो जो भी उनके साथ होगा हीट और प्रेशर की वजह से होगा। बट अगर एनवायरनमेंट की रेगुलर कंडीशंस हैं सो ये बहुत लंबे समय तक चलेंगे। So substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. ठीक है। So substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. ठीक है। वो सब्सटेंसेस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन होंगे उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहा जाएगा। ठीक है।
सो कितने सब्सटेंसेस जो आपने खोदे वो बायोडिग्रेडेबल है? Substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable. ठीक है, सब्सटेंसेस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन होते हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और सब्सटेंसेस जो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो ये सब्सटेंसेस इनर्ट होते हैं और सिंपली persist in the for a long time or may harm various members in the ecosystem. सो मतलब इन्वायरमेंट में रहते हैं और हार्म भी करते हैं. ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टिक की हमने. बायोडिग्रेडेबल जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जो ब्रेक डाउन नहीं होते उन्हें कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, सो और जो नहीं टूटते, मतलब जिनको कुछ कोई अफेक्ट नहीं कर पाता, मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, वो लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहते ही हैं. एक्टिविटी 15.2 आप स्कूल की लाइब्रेरी, इंटरनेट यूज़ कर सकते हो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में जानकारी लेने के लिए. नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं कितने टाइम तक एनवायरनमेंट में टिकते हैं. इन दिनों नए प्लास्टिक्स निकल रहे हैं जिन्हें बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, वो अवेलेबल हैं. सो हमें यही ढूंढना है कि भाई कौन से सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट से अफेक्टेड हो रहे हैं. ठीक है, अभी हम 3 इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एंड ये आपको लिखने हैं क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल? क्यों कुछ सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्यों कुछ सब्सटेंसेस नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्यों? सो आंसर है कि सर्टेन सब्सटेंसेस आर इजीली एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम्स ऑफ सेप्रोफाइट्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड आर बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल कोई सब्सटेंसेस क्यों होते हैं? क्योंकि इजीली उन पे एंजाइम्स एक्ट कर जाते हैं और वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. और जबकि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि प्लास्टिक वगैरह, वो डिग्रेड नहीं होते हैं, वो कन्वर्ट नहीं होते हैं एंजाइम्स की वजह से, और इसलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है, सो बायोडिग्रेडेबल पे एंजाइम्स एक्ट कर जाते हैं और उन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं उन पे एंजाइम्स एक्ट नहीं कर पाते और वो वैसे के वैसे रहते हैं, मतलब बहुत 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 कम वो डिकम्पोज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 2 ways in which biodegradable would affect the environment. कोई 2 तरीके बताओ जिसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगा. ऐसे 2 तरीके बताओ. ठीक है, सो फर्स्ट है पहला तरीका, देयर डिग्रेडेशन में रिलीज सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर देयरबाय पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट. सो कह रहा है 2 तरीके बताओ जिसमें बायोडिग्रेडेबल से वुड अफेक्ट हो. देयर में रिलीज सर्टेन गैसेस देयरफॉर पॉल्यूटिंग, मतलब देखो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो कि गल जाते हैं एंजाइम्स की वजह से डिकम्पोज कर जाते हैं. तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो गैसेस भी रिलीज होती हैं. तो इस डिग्रेडेशन की वजह से बहुत सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं, इसलिए एनवायरनमेंट को पल्यूट करती हैं. सो दे में बिकम ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ फ्लाइज एंड मैनी अदर पेस्ट दस कॉजिंग डिसीजेस. सो ये क्या हो सकता है, जो फ्लाइज हैं मतलब मक्खियाँ वगैरह हैं, वहाँ मक्खियाँ बहुत सारी पैदा हो सकती हैं या बहुत सारे दूसरे कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं और डिसीज फैला सकते हैं. ठीक है, सो मतलब चीज़ अगर बायोडिग्रेडेबल है तो वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट तो करेगी, क्योंकि उसके बायोडिग्रेडेशन से बहुत गैसेस रिलीज होती हैं और थोड़ी सी मतलब वो जो एरिया है वो थोड़ी सी खराब भी हो जाती है, जो जिसकी वजह से गंदगी की वजह से फ्लाइज वगैरह या पेस्ट वगैरह वहाँ एक्ट करते हैं. थर्ड क्वेश्चन है आपका, गिव एनी 2 ways in which non-biodegradable substances would affect the environment. अब ऊपर आपको बोला कि बताओ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अफेक्ट करते, अब कह रहा है बताओ नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे अफेक्ट करेंगे.
सो पहला है दे मेक एनवायरनमेंट पॉइजनस एंड अनफिट फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ, क्योंकि ये गलते ही नहीं हैं। सो ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ मतलब वो मतलब उनके रहने की वजह से एनवायरनमेंट पॉइजनस हो जाए, क्योंकि गलते ही नहीं है। ठीक है, बाई सपोज कि कोई गाय प्लास्टिक खा गया, वो गलती नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ऑब्वियसली वो काव के लिए अनफिट है, वो डेडली है काव के लिए। ठीक है, तो एनवायरनमेंट एक तरह से पॉइजनस हो रहा है। दे मेक द एनवायरनमेंट पॉइजनस एंड अनफिट फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सेकेंड है दे ब्लॉक द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स इन द इकोसिस्टम। वो क्या करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर रोक देते हैं और मिनरल्स का ट्रांसफर रोक देते हैं इकोसिस्टम में। ठीक है, सो इस तरह से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है, उनके होने की वजह से एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं होती है और जो है मिनरल्स भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। बच्चों, अब हम इकोसिस्टम वाला टॉपिक स्टार्ट लेते हैं। हमने इन टेक्स्ट के तीनों क्वेश्चन डिस्कस करे और एंड आपको लिखने भी हैं, एंड जो भी पॉइंट्स हम टिक करेंगे वो भी आपको लिखनी है। पेज 257 पे द टॉपिक इज इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। सो सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, इवन हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स सब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और इसी से ही मेंटेन करते हैं बैलेंस नेचर में। ठीक है, सो सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स और सारे फिजिकल सराउंडिंग्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और एक बैलेंस बनाए रखते हैं नेचर में। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म इकोसिस्टम। सो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि सारे ऑर्गेनिजम्स with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। so ecosystem की proper definition क्या है कि सारे organisms, all the interacting organisms in an area, सारे interacting organisms एक area में जो साथ में together with non-living constituents of the form an ecosystem। सारे interacting organisms एक area में non-living constituents के साथ ecosystem को form करते हैं। तो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम में क्या क्या कंप्राइज होता है, देखो सारे ऑर्गेनिजम्स एक एरिया में, ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स वो इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। सो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil, minerals। ठीक है, सो इकोसिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है, बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि फिजिकल फीचर्स, फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल। तो हमने क्या पढ़ा, इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग जब साथ में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो बनता है इकोसिस्टम। ठीक है, सो इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट्स भी कंप्राइज करता है और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी कंप्राइज करता है। ठीक है, सो जैसे कि आप एक गार्डन विजिट कर रहे हो तो आप अलग अलग प्लांट्स देखोगे, जैसे ग्रास हुआ, ट्री हुआ, रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, और एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। सो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और उनका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सारी एक्टिविटीज़ हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट से अफेक्ट होती हैं। ठीक है, सो सब ऑर्गेनिजम्स मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और बाकी एक्टिविटीज़ कौन अफेक्ट करता है, एबायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, टेम्परेचर, विंड, ये सब। सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो गार्डन क्या हुआ, गार्डन है इकोसिस्टम। सो बाकी इकोसिस्टम्स हैं फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम, वाइल गार्डन एंड क्रॉप फील्ड्स आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स। ठीक है, सो फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स ये नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं और गार्डन्स, क्रॉप फील्ड्स और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तो देखें एक्टिविटी 15.3 देख लेते हैं। सो एक आपने एक्वेरियम देखा होगा। सो एक्वेरियम आप बनाने का ट्राई करो। तो जब एक्वेरियम बनाओगे, एक्वेरियम क्या होता है, फिश टैंक होता है।
सो अगर आप वो बनाने का ट्राई करो तो क्या क्या चाहिए, आप सोचोगे कि फिश को एक एक्स्ट्रा स्पेस होनी चाहिए ताकि वो स्विम कर पाए। सो बड़ा सा जार लोगे, वाटर चाहिए, ऑब्वियसली ऑक्सीजन चाहिए, उसको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन मिलता रहे, फूड। ऑक्सीजन कैसे दे पाओगे उस फिश टैंक में? ऑक्सीजन पंप की मदद से, जो कि एरेटर भी कहलाता है। और फिश फूड भी आपको देना पड़ेगा जो कि मार्केट में अवेलेबल है। सो अगर आप कुछ एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स ऐड करते हैं, फिर ऐड अ फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट कैन बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। सो अगर आप थोड़े से प्लांट्स एनिमल्स और ऐड कर देते हो तो एकदम वो सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा खुद में ही। क्या आप सोच सकते हो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, ठीक है, दिस इज पॉसिबल। और इसीलिए एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। ऊपर आपने देखा 2 इकोसिस्टम्स होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड। नेचुरल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स आता है, और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स में गार्डन, क्रॉप फील्ड्स वगैरह आते हैं, ठीक है। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप? क्या आप एक्वेरियम ऐसे ही छोड़ सकते हो जब सेटअप हो जाए? उसको क्यों घड़ी घड़ी क्लीन करना पड़ता है? घड़ी घड़ी इन द सेंस एक बार तो क्लीन करना पड़ता है। क्या आप पॉन्ड्स क्लीन करते हो, लेक्स क्लीन करते हो? क्यों या क्यों नहीं? ठीक है। ये एक एक्टिविटी थी सिंपली आपको एक्वेरियम के बारे में बताने के लिए कि वो एक मैन मेड इको सिस्टम है, ठीक है। आपने अर्लियर क्लासेस में देखा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। उनको 3 में ग्रुप करा जाता है। प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम करने वाले, एंड देन जो मर जाते हैं उन पे डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स। अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेनेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है, किस तरह से वो एनवायरमेंट को यूज करते हैं उसके हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। जैसे प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं। Let us recall what we have learned through the self-sustaining created as above. Which organisms can make organic compounds like sugar and starch from using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll? ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो शुगर या स्टार्च बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में से, और सन की एनर्जी यूज करते हैं क्लोरोफिल को यूज करके। ऑब्वियसली प्लांट्स हैं, ठीक है, इसका आंसर है प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि खाना प्रोड्यूस करते हैं, विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी वो फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं और उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस, मतलब उनके जिंदा रहने के लिए वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन? प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह। अपने सस्टेनेंस के लिए वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कंज्यूम करते हैं, जो फूड प्रोड्यूस हुआ होता है आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स। ये ऑर्गेनिजम्स जो कंज्यूम करते हैं फूड प्रोड्यूस्ड, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स क्या कंज्यूम करते हैं? जो फूड प्रोड्यूस हुआ है डायरेक्टली प्रोड्यूसर से या इनडायरेक्टली बाकी कंज्यूमर्स को खा के, इन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं, कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स को किस किस में डिवाइड किया गया है? कंज्यूमर्स ये सब 7th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो आप। कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड वेरियसली एज हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, पैरासाइट्स, ठीक है। इनमें इनका क्लासिफिकेशन है। हर कैटेगरी के लिए एग्जाम्पल मैं आपको कहूँगी 7th वाली टेक्स्ट बुक ओपन करो, आपको मिल जाएगा। इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड, हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन्स? देखो, अगर आप सफाई नहीं रखोगे, अगर आपने ऊपर एक्टिविटी में पढ़ा कि आपको खुद को
एक्वेरियम बनाना है। अब एक्वेरियम बना के आपने ध्यान नहीं रखा, आप मतलब प्लांट्स और एनिमल्स सब मर गए उसके अंदर, फिशेस मर गई, प्लांट्स मर गए, आपने जो प्लांट्स उसके अंदर रखे थे। सो आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जब ऑर्गेनिज्म डाई होगा? सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया, फंगाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कंप्राइज करते हैं बैक्टीरिया, फंगाई, ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या क्या कंप्राइज करते हैं? बैक्टीरिया, फंगी। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आता है? बैक्टीरिया और फंगी। ये क्या करते हैं? ये जो डेड है उस पर एक्ट करते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं और मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स होते हैं। As they break down the complex organic substances into simple inorganic substances, और वो क्या होते हैं? वो सॉइल में that go into the soil and are used up once more by plants. So simply ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ये डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिंपल में ब्रेक डाउन करते हैं और फिर ये सॉइल में जाता है और फिर से प्लांट्स उसे यूज़ कर पाते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ही थोड़ा और पोषण मिल पाता है प्लांट्स को। सो अगर कोई गार्बेज हो या डेड एनिमल्स या प्लांट्स हो, उनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एब्सेंस में क्या हो? देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनको डिकम्पोज कर रहे हैं, सो उनमें से भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। पर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो क्या होता? क्या ऐसा होता भाई जैसे पहले वो डिकम्पोज हुआ था, क्या फिर से हो पाता? अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते, ऑब्वियसली नहीं होता। ठीक है, सो गंदगी ही गंदगी होती चारों तरफ। सो एक्टिविटी 15.4 देखते हैं। While creating an aquarium, did you take care not to put an aquatic animal which would eat others? What would have happened otherwise? जब आपने एक्वेरियम बनाया तो आपने इसका भी ध्यान रखा होगा कि कोई आप ऐसा एनिमल उसमें ना डाल दो जो जाके सारी फिशेस ही खा जाए। अगर ऐसा होता तो क्या होता? किस तरह से सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा एक ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे को खाता है, फिर दूसरा तीसरे को खाता है, वैसा होता है। उससे अब हम इसी टॉपिक पे फूड चेन और वेब्स पढ़ेंगे। ठीक है, फूड चेन एंड वेब्स। ये जो मैंने एक्टिविटी 15.4 बताई, तो आपने देखा कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को फीड करता है। द सीरीज ऑफ और ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म अ फूड चेन। एग्जैक्टली फूड चेन है क्या? इट इज़ अ सीरीज, एक पूरा पैटर्न है ऑर्गेनिजम्स का जो कि वेरियस बायोटिक लेवल्स पे फूड चेन बनाता है। ठीक है, फूड चेन बनती है। ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, हर लेवल पे एक ट्रॉफिक लेवल बनता है। द ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। They fix up the solar energy and make it available for heterotrophs or the consumers. ठीक है, हर लेवल पे फूड चेन की हर लेवल पे एक ट्रॉफिक लेवल बनता है। ठीक है, ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। द ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो ऑटोट्रॉफ्स हैं पहले ट्रॉफिक लेवल पे हैं। They fix up the solar energy and make it available for heterotrophs or consumers. वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं और वो जो है वो सोलर एनर्जी किसको देते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स को या कंज्यूमर्स को देते हैं ताकि वो यूज़ करें। द हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड। देखो सबसे ऊपर आते हैं प्रोड्यूसर्स जो प्लांट्स होते हैं, उसके बाद हर्बीवोर्स आते हैं जिनको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ट्रॉफिक लेवल का बना हुआ है डायग्राम, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं यही है। प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको हर्बीवोर्स भी बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, हम यहाँ थे। हर्बीवोर्स और प्राइमरी consumers come at the second, small carnivores or the
secondary consumers at the third, and large carnivores or tertiary consumers from the fourth trophic level. ठीक है, सो फर्स्ट लेवल पे है प्रोड्यूसर्स, सेकेंड लेवल पे है प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंड पे है सेकेंडरी, थर्ड पे है सेकेंडरी कंज्यूमर्स और फिर है टर्शियरी कंज्यूमर्स. ठीक है, सो आपको पता है कि जो हम खाना खाते हैं, वी नो दैट फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क. ठीक है, हम जो खाना खाते हैं वो एक फ्यूल की तरह यूज होता है ताकि वो हमें एनर्जी देता रहे. तो इंटरेक्शंस जो होते हैं, जो इन्वायरमेंट के इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें एनर्जी फ्लो होती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में. ठीक है, सो जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, उसमें एनर्जी फ्लो होती है. तो जैसे हमने स्टडी किया, द ऑटोट्रॉफ्स कैप्चर एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. सो जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो एनर्जी कैप्चर करते हैं सनलाइट की. ठीक है, और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट एंड कन्वर्ट इनटू chemical energy. This energy supports all activities of the living world. ठीक है, ये एनर्जी क्या करती है, सारी जो एक्टिविटीज है उसे सपोर्ट करती है. From autotrophs the energy goes to the heterotrophs and decomposers. So autotrophs क्या हैं, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स से एनर्जी किसके पास जाती है, हेटेरोट्रॉफ्स मतलब सारे जो भी प्रोड्यूसर, जो भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इन सब के पास जाती है, फिर डिकम्पोजर्स के पास जाती है. However, as we saw in the previous on sources, when one form of energy is changed to another, some energy is lost which cannot be used again. The flow of energy between various of environment has been extensively studied and it has been found that, देखो ये एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब एनर्जी जाती है, देखो प्रोड्यूसर्स डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं, ऑब्वियसली उनको सारी सनलाइट मिली होगी. फिर उनसे सनलाइट कौन लेता है, हर्बीवोर्स. फिर उनसे कौन लेता है, कार्निवोर्स. तो जो एनर्जी है वो कम होती जाती है. सो जो ग्रीन प्लांट्स हैं, तो इस पर से कुछ पॉइंट्स स्टडी करी गई हैं, कुछ पॉइंट्स कही गई हैं. सो पहली पॉइंट जो लॉस ऑफ एनर्जी है उस पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करी गई हैं. द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. So जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन. ठीक है, लैंड, जो लैंड का इकोसिस्टम होता है उसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कितनी एनर्जी लेते हैं सनलाइट पे से, ओनली 1% लेते हैं जो उनके लीव्स पे गिरती है. और फिर वो एनर्जी लेके, सनलाइट की एनर्जी लेके उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, सो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो, व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरनमेंट. सो जब ग्रीन प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, सो जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में हीट के तौर पे. सो सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन, इन डूइंग वर्क, एंड रेस्ट गोज टुवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. सो जब ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, जो हर्बीवोर्स खाते हैं, जैसे कि काउज वगैरह है, इवन हम भी हैं. ठीक है, हम में से. सो अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, वैसे हम आते हैं ओमनीवोर्स में, बट मोस्टली हम, जैसे कोई प्योर वेजिटेरियन है जैसे कि मैं, ठीक है, सो तो हम हर्बीवोर्स में आ सकते हैं. सो अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरनमेंट. तो थोड़ी एनर्जी तो हीट की तरफ गायब हो जाती है. कुछ एनर्जी डाइजेशन में, ऑब्वियसली डाइजेशन प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, कुछ एनर्जी काम करने में, और बाकी हमारे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में जाती है. एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स. सो 10% जो खाना है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी में ही जैसे यूज हो जाता है. An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumers. So 10% का जो 10% खाना है वो एक बॉडी में एक तरह का खाना ही बन जाता है और वो दूसरे लेवल के लिए अवेलेबल होता है. जैसे अगर हर्बीवोर्स है तो जैसे डियर वगैरह है, ठीक है, तो उनके शरीर में एक खाना, 10% तो उनके शरीर में ऐसा ही खाना बनेगा, तो वो खाना होगा कार्निवोर्स के लिए. ठीक है,
सो इस तरह से थोड़ी एनर्जी कहाँ लूज हो जाती है। सो पहले तो ग्रीन प्लांट्स 1% एनर्जी यूज करते हैं, फिर जब ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं बहुत एनर्जी लॉस होती है, और कुछ डाइजेशन में जाती है और बाकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में जाती है। सो जो एवरेज है 10% फूड वो एक बॉडी में ही कन्वर्ट हो जाता है और बाकी कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होता है। सो देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीचेस द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। सो जो 10% है, ये जो देखो यहाँ पे 10% वर्ड यूज हुआ, सो ये जो 10% है आप इसको एक एवरेज वैल्यू के तौर पे ले सकते हो फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप। ठीक है, हर स्टेप पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है और वो दूसरे लेवल ऑफ कंज्यूमर्स को मिलता है। Since so little energy is available for the next level of consumers, food chains generally consist of only 3 or 4 steps. इतनी कम एनर्जी अवेलेबल है। ठीक है, खाली 1% तो प्रोड्यूसर ले रहा है, उसके बाद 10% के लॉस से दूसरे कंज्यूमर के पास जा रही है, तो कितनी कम एनर्जी अवेलेबल है। तो इसलिए जो फूड चेन होती है कम कम स्टेप्स में होती है, छोटे छोटे स्टेप्स में होती हैं। जो एनर्जी लॉस होती है हर स्टेप पे बहुत इतनी ज़्यादा होती है कि यूजेबल एनर्जी का सामने कोई मतलब वही नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता, लॉस वाली एनर्जी ज़्यादा होती है। सो बहुत कम एनर्जी रह जाती है 4 ट्रॉफिक लेवल्स के बाद। देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम, द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर्स। और जैसे निचले निचले हिस्सों पे जो ऑर्गेनिजम्स की तादाद होती है वो ज़्यादा होती है, फिर जैसे ऊपर जाते जाते वो कम होते जाते हैं। जैसे आप देखो जो लायन है वो कार्निवोर्स में आता है, तो उसकी जो संख्या है बहुत कम है। अगर नीचे आप देखो तो जो भेड़ बकरियां इन सब की तादाद ज़्यादा होगी। सो जैसे जैसे फूड चेन ऊपर जाती है जो उनका नंबर है वो कम होता जाता है। ठीक है, so a greater number of individuals at lower trophic levels of an ecosystem, greater number is of producers, सबसे ज़्यादा plants हैं। The length and complexity of food chain vary greatly, अब अलग अलग फूड चेन का अलग अलग लेंथ होता है, उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी अलग होता है। Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organisms which in turn are eaten by several other organisms। ठीक है, so हर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करा जाता है 2 या उनसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स द्वारा, विच इन टर्न फिर वो उनको फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, सो एक लंबी फूड चेन की जगह द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स कॉल्ड अ फूड चेन। सो हम इसे एज अ ब्रांच के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, जिसे फूड वेब कहा जाता है। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, ठीक है, सो एक स्ट्रेट लाइन फूड चेन की जगह पे द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स। सो एक ब्रांच के तौर पे एक वुड वेब बनाया जाता है। सो फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम 2 थिंग्स बिकम क्लियर। सो जो ये एनर्जी फ्लो डायग्राम है 2 चीजें उससे क्लियर हुई हैं। फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। सो पहला है एनर्जी एक ही दिशा में जाती है, आप ये देख सकते हो एनर्जी की दिशा। ठीक है, सनलाइट से प्रोड्यूसर इस तरह से, ऐसे आगे पीछे नहीं है ना, मतलब सनलाइट प्रोड्यूसर्स हार्बीवर्स कार्निवर्स टॉप कार्निवर्स ऐसे। सो एनर्जी फ्लो डायग्राम से एक बात क्लियर है कि भाई जो ये एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। The energy that is captured by the autotrophs does not revert back to the solar input and energy which passes to does not come back to autotrophs। मतलब रिवर्स नहीं होती एनर्जी, बोलने का बात यह है। As it moves progressively to the various trophic levels, it is no longer available to the previous level। Obviously वो गुजर गया लेवल, फर्स्ट लेवल से दूसरे लेवल पे आ गई एनर्जी, तो आगे वाले लेवल्स के लिए अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, आते हैं पेज 261 पे। So another interesting aspect of a food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through food chain। दूसरा interesting aspect ये है कि कैसे कुछ harmful chemicals हैं वो हमारे शरीर में enter हो जाते हैं फूड चेन द्वारा। So आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि किस तरह से वाटर पोल्यूटेड होता है। So एक रीज़न है बहुत पेस्टिसाइड्स यूज़ करना। ठीक है,
केमिकल्स एंटर होते हैं, ठीक है, ये फूड चेन को केमिकल्स अफेक्ट करते हैं। सो हम लोग बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हम हमारे क्रॉप्स को डिसीज से बचा सकें, और ये जो केमिकल्स हैं वो नदियों में पानी में बह जाते हैं, और ये पानी जाता है सॉइल में, और सॉइल मिलती है प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स, मतलब वाटर पॉल्यूशन होता है, उसकी वजह से सब कुछ पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। सो वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। वन ऑफ द रीजंस इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स फ्रॉम डिसीजेस एंड पेस्ट। These chemicals are either washed down in the soil or into the water bodies. From the soil, these are absorbed by the plants along with water and animals, and from water bodies, these are taken up by aquatic plants and animals. ठीक है, सो इस तरह से ये चेन चलता है। This is one of the ways in which they enter the food chain. So ये एक तरीका है जिसमें ये फूड चेन में एंटर करते हैं। एस दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल। सो ये जो केमिकल्स हैं ये डिग्रेडेबल नहीं है, मतलब गलते नहीं हैं। दीज गेट अक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल। सो हर लेवल पे ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं। सो एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट अक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी। और लास्ट में हम कंज्यूम करते हैं सब कुछ, सो इसलिए सबसे ज़्यादा ये केमिकल्स हमारे शरीर में ही आते हैं। सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब जो केमिकल्स हर चीज़ से पास होते हम ह्यूमन बींग्स के पास आते हैं। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. So this is the reason why our food grains such as wheat and rice, vegetables and fruits and even meat contain varying amount of pesticide residues. So यही कारण है हमारी एक एक चीज़ में केमिकल्स हैं, ठीक है, एक एक चीज़ में पेस्टिसाइड्स हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ही कारण है, क्योंकि बायोलॉजिकली ये केमिकल ट्रांसफ़र होते एक बॉडी से दूसरी बॉडी, और हम हमेशा इसे रिमूव नहीं कर सकते धोखे या किसी और चीज़ द्वारा, ठीक है। सो दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड हम हमारे दो इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो दीज आर अवर टू इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस, so just read to them. So blueprint question, what are trophic levels? Give an example of food chain and state the different trophic levels in it. So trophic level की definition लिखेंगे, क्या है? The transfer of food or energy takes place through various levels in the food chain. जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है बहुत सारे और लेवल्स पे टेक प्लेस करता है फूड चेन में, मतलब ऑब्वियसली टेक्स प्लेस एट ईच लेवल। सो इसे कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक मीन्स ट्रांसफर, यू कैन से। सो एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे इन्होंने कि भाई ट्रीज है, ट्रीज को रैबिट, फिर रैबिट को स्नेक, स्नेक को हॉक खा रहा है, ठीक है। सो ट्रीज है फर्स्ट ट्रॉफिक, रैबिट सेकेंड ट्रॉफिक है, स्नेक है थर्ड ट्रॉफिक, हॉक है फोर्थ ट्रॉफिक, ठीक है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम? क्या रोल है डिकम्पोजर्स का? सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम में इनका क्या रोल है। सो ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स किन्हें कहा जाता है? जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड ऑन करते हैं, खाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं। सो दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द डेड रिमेन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, आप पढ़ के आए हो, एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, और फिर उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर रिलीज इनटू द सॉइल एंड द एटमॉस्फेयर। ये कहाँ रिलीज होते हैं? सॉइल में और एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दस दे प्ले द फॉलोइंग रोल्स। तो इनके काम क्या है? इनका पहला काम है दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल्स। तो रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल्स, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। इनका काम क्या है? मटेरियल्स को रिसाइकल करना, मतलब मटेरियल्स वेस्ट नहीं जाना, और सारे सॉइल न्यूट्रिशंस घड़ी घड़ी यूज करना, रीयूज करना। दे क्लीन आवर सराउंडिंग्स बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। ये क्या करते हैं? हमारा सारा वातावरण स्वच्छ करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक वेस्ट पे एक्ट करके, ठीक है। सो आज हम यहीं एंड करते हैं इसी इन-टेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, एक एक पॉइंट आप अच्छे से लिखेंगे। राइट दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली, दिस इज अ डैम इजी चैप्टर, अच्छे से रीड करें। सो आज हमने
फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में पढ़ा हमने, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ा। एंड वी रेड अबाउट डिकम्पोजर्स, हमने पढ़ा कि भाई कैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर हार्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स, ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में पढ़ा। जस्ट रीड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।